प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। पहले की तरह आज भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आज उसको लेकर फिर से आए हैं और उसको डिस्कस करके आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो ये आपका लॉजिक का क्वेश्चन है, आर्गुमेंट्स का क्वेश्चन है और आर्गुमेंट्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो आपका तर्क दिया गया है और जो अनुमान है आपका, वह आपका क्या कर रहा है, क्या एजम्पशन है, क्या स्टेटमेंट और आपका एजम्पशंस है। तो यहां पर जो दिया गया है, और एजम्पशंस का अर्थ क्या होता है, ये इंप्लीकेशन और एजम्पशन चैप्टर से रिलेटेड है, इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और इस कथन का अर्थ होता है कि जो कुछ भी आपने व्यक्त किया है अपनी भाषा में, उसको कथन कहते हैं और उसके आधार पर आपने क्या अनुमान किया, क्या हो सकता है, उसको हम एजम्पशंस कहते हैं। हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट या अनसेड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। आप जो बातें डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, अगर उसको इनडायरेक्ट रूप में आप उसको कहते हैं तो वही क्या कहलाता है, एजम्पशंस कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब क्या होता है, आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी आपका वह सख्त रूप से आपको मनाही है कि कॉलेज कैंपस में आपको सेल फोन का, मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है। तो बच्चों, ऐसा प्रश्न अगर आपको आता है तो ये हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जब आपको कोई आज्ञा देगा, आपको कोई नोटिस देगा, तो निश्चित तौर पर उस बात को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है, कॉलेज परिसर में फोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा। तो सख्ती से दंडित करने का यहाँ पर बात नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपको यह कहा गया कि आपको प्रयोग करना ही नहीं है कॉलेज कैंपस में आपको, तो फिर आप अगर करते हैं तो सख्ती का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि स्वतः आप जो है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, एजम्पशंस होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर केवल क्या होगा, केवल 2 होगा, यानी ओनली एजम्पशंस 2। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट को और एजम्पशंस के रिलेशन को देखना होगा कि स्टेटमेंट में क्या कहा और उससे क्या हम अनुमान निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। पहला हमने बताया इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपका सख्ती से दंडित करने का कुछ भी ऐसा यहाँ पर, ये केवल सख्ती से निषिद्ध है, यानी आपका स्ट्रिक्टली आपको मना किया गया है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह दंडनीय अपराध है, इसलिए पहला आपका नहीं होगा। और बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि सख्ती है और यहाँ भी सख्ती है, तो इसको भी आंसर कर देंगे, जो कि बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल आंसर क्या होगा, 2 होगा। केवल अनुमान 2 निहित है। तो इस प्रकार से इसे प्रश्न का हम आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है। और बहुत बार ये प्रश्न रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन ए वीक डू द 2 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मीट ईच अदर। तो बहुत आसान है, एक दिन में जो है वह 22 बार, कितना बार, 22 बार जो है दोनों सुइयां आपका क्या होती है, एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से मिलती है। और कितनी बार दिया गया है, क्या कहा गया है प्रश्न में कि आपका एक सप्ताह में, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो एक दिन में आपका 22 बार है,
एक दिन में कितनी बार है? यह 22 बार है आपका। तो निश्चित तौर पर क्या होगा? 22 गुना 7 होगा, जो आंसर कितना बार हो जाएगा? 154 बार होगा। और यही हमारा क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर मेरा क्या होगा? 154 बार। एक दिन में 22 बार, तो 7 दिन में कितना बार हुआ? 154 बार। क्योंकि ये 22 को हम 7 से क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा। अब बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, हर रेलवे के एग्जामिनेशन में इस प्रकार का एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको प्यारे बच्चों। और ये सारी बातें आपको जो है किरण पब्लिकेशन के बुक में डिटेल तरीके से आपको दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बुक को आप पढ़ें और प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और कहा है इसमें कि 5 व्यक्ति प्रवालिका, रोशन, तारक, विटका, वधु एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, ये मंजिल का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इस प्रकार का जो आपका पजल है वो आता ही है। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम कि सबसे नीचे आपका क्या हो जाएगा। तो अभी छोड़ दीजिए, पहले क्या है कि आपका सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के मंजिल का क्रमांक 2, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 5 है। तो विटिका यदु के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है, प्रवालिका तारक के ठीक ऊपर मंजिल पर रहती है, रोशन प्रवालिका के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। तो सबसे पहले जो हम ले लेते हैं, इस रोशन को ले लेते हैं हम। ये रोशन जो है आपका कहाँ पर है? ये प्रवालिका के किधर है? आपका ऊपर है, दिया हुआ है कि रोशन प्रवालिका के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। फिर इसमें जो दिया विटिका यदु के ठीक नीचे वाली पर, और विटिका कहाँ पर है आपका? विटिका जो है वह यदु के ठीक नीचे वाली में, प्रवालिका तारक के ठीक ऊपर, और प्रवालिका जो है यह तारक जो है इसके ठीक ऊपर है। तो एक आपका ये इंफॉर्मेशन हुआ। फिर क्या कहा? तारक के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। और इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? 5 ही व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हो गया। तो अब जो कहा इसमें यदु तारक के ठीक नीचे है, यदु तारक के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और है, क्या है? प्रवालिका तारक के ठीक ऊपर, रोशन प्रवालिका के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, यदु जो है वह तारक के ठीक नीचे है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन हो गया? अब विटिका के विषय में क्या बोला गया है कि विटिका यदु के ठीक नीचे है। और यदु जो है यह, देखिए यदु कहाँ है? वह आपका तारक के नीचे है। और फिर क्या कहा? यहाँ दिया हुआ यदु जो है तारक के नीचे है। अब विटिका यदु के ठीक नीचे है। अब विटिका कहाँ है? तो यहाँ पर कौन हो गया? विटिका हो गया, हो गई। तो कितना हो गया? 2 2 4 1 5, यानी मंजिल जो हमारा हुआ वह कौन कौन सा मंजिल हुआ? वह मंजिल आपका हो गया 1 में विटिका, 2 में यदु, 3 में तारक, 4 में प्रवालिका, और 5 में आपका क्या हो गया? रोशन हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कहा है कि यदु तारक के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो तीसरी मंजिल पर कौन रहता है? तो तीसरी मंजिल पर आपका कौन है? तारक है। तो यही तारक हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे तो यहीं से करेंगे हम कि रोशन प्रवालिका के ठीक ऊपर है, तारक प्रवालिका के नीचे है, यदु तारक के नीचे है, और विटिका वह कहाँ है? यदु के ठीक नीचे है। तो पांचों व्यक्ति का मंजिल जो है आपका क्या हो गया? वह क्लियर हो गया। तो तीसरी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति कौन हो गया? तारक हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या हो गया? बिल्कुल आसान हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन को क्या करना है कि आपको कोरिलेट करना है एक दूसरे से, कि कौन किसके ऊपर है और कौन किसके
नीचे है। और अगर ये आपको सीक्वेंस समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और रेलवे के हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान से समझकर ऐसे क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या है, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां है। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, बायां, और ये हो जाएगा दायां, यानी बायां दायां का मतलब हुआ राइट, ये हो गया लेफ्ट। अब क्या कह रहा है, x का स्थान बाएं से 17वां है और x का स्थान और यहां पर आपका y का स्थान है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है x का स्थान बाएं से कितना है, 17 है, और x का स्थान जो है वह कितना है, 17 है। और क्या कह रहा है, x का स्थान बाएं से 17वां है, यही कहा है, और y का स्थान दाहिने से कितना है, यह 14वां है, हो गया। अब कह रहा है यदि वे दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें, अब ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाएगा, अदल बदल कर लेगा। याद रखना इस कंसेप्ट को और इस ट्रिक को। तो कह रहा है कि x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। अब ये x जो 17 था ये कितना हो जा रहा है आपका, अब x जो है यह 7 हो जा रहा है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो बिल्कुल आसान है। पहले क्या कहा, x बायां से जो है वह 17वें स्थान पर है और y जो है वह दाएं से 14वें स्थान पर है। दोनों ने अपना जब स्थान अदल बदल कर लिया तो x जो है वह बायां से 7वें स्थान पर हो गया। तो कह रहा बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न में हमेशा याद रखना है जो परिवर्तन के बाद आया, या किसके बाद आया, परिवर्तन के बाद आया, किसके बाद आया, परिवर्तन के बाद आया, कितना आया, 7, और इसका y का कितना है, 14। इस दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। परिवर्तन होने के बाद जितना आएगा, एक व्यक्ति जिस भी व्यक्ति का परिवर्तन करेगा उसका लास्ट जो पोजीशन होगा उसको ले लेंगे और दूसरे व्यक्ति का जो पोजीशन दिया हुआ है उसको ले लेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 21। ये कितना हो गया, 21। और पंक्ति में जब भी काउंट करेंगे हम या तो लेफ्ट से काउंट करेंगे या तो राइट से काउंट करेंगे, यानी एक ही बार काउंट करेंगे, दोनों बार तो काउंट करेंगे चूंकि क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अदल बदल करता है, इसलिए 1 इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कितना, 20 यानी 20। तो ऐसा प्रश्न रैंकिंग में वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सचेंज करने वाला क्वेश्चन जो है। तो इसमें यही ध्यान में प्यारे बच्चों रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी व्यक्ति का पोजीशन जो बाद में, एक व्यक्ति का पहले कुछ और पोजीशन होता है, बाद में कुछ और पोजीशन हो जाता है, तो बाद के पोजीशन को ध्यान में रखकर और दूसरे व्यक्ति का जो पोजीशन है वो दोनों की संख्या को जोड़कर -1 कर देंगे। हम -1 इसलिए करेंगे क्योंकि या तो दाएं से काउंट कीजिएगा या तो बाएं से, और उसको एक माइनस कर देंगे तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, केवल आपको कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, यानी डी 20 हो गया। क्लियर, आगे आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कैलेंडर का है और ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। क्या है कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है,
तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद रखना है। क्या याद रखना है कि 11 जनवरी, इसको ध्यान में रखिए, 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 तक का दिन पहले जोड़ देंगे हम। का दिन कितना हो गया? 365 दिन हो गया। अब किसको लेंगे हम? जनवरी हो गया। जनवरी में कितना दिन बच गया? 20 दिन, 31 का महीना होता है। तो अब लीजिए जनवरी का शेष दिन, जनवरी का शेष दिन एकदम याद रखिए, शेष दिन कितना हो गया? 20 दिन हो गया। फिर हम फरवरी ले लेंगे हम। फरवरी में कितना दिन होता है? 28 दिन। फिर हम मार्च लेंगे, कितना दिन? 31 दिन। अप्रैल लेंगे हम, कितना दिन? 30 दिन। मई लेंगे हम, कितना होगा? 31 दिन। और जून में कितना दिन है? कितना दिन? 11। तो ये सबको जोड़ देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा? सबको जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 516, यानी 516 दिन कुल हो जाएगा। कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? कुल दिनों की संख्या जो होगी वह कितनी हो जाएगी? 516 दिन। और इस 516 दिन को क्या करेंगे हम? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 516/7। कितना शेष बचेगा आपका? 7 2 और 26 है, 7 21, यानी 5 दिन शेष बचेगा। कितना दिन शेष बचेगा? 5 दिन आपका शेष बच गया। अब ये 5 दिन को क्या करेंगे हम? इस गुरुवार में जोड़ देंगे हम, है ना? तो गुरुवार में हम, जब गुरुवार यानी थर्सडे में अगर हम जो है क्या करेंगे, हम 5 दिन जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, यानी ट्यूसडे हो जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। हमने डिटेल आपको बता दिया, इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल ऐसा भी कर सकते थे, फरवरी को 7 से भागा देते तो 4, फिर मार्च को 7 से भागा देते, 7 चौक 28, 3, जो शेष बचता सब दिन को जोड़ देते और ये आपको गुरुवार में जोड़कर डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे। लेकिन हमने क्या किया कि सबसे पहले 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 का दिन 365 दिन हुआ। तो जनवरी तो 11-11 हो गया, लेकिन जनवरी में कितना दिन शेष बच गया? 20 दिन। फिर फरवरी में आपका 28 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई आपका 31 दिन और जून में आपका चूंकि 11 जून है तो आपका 11 दिन, सबको जोड़ दिए 516 दिन। तो सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो शेष रह जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा वह आपका 5 दिन बचा। तो यह गुरुवार को है, तो गुरुवार में 5 दिन को जोड़ देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट भी मिल गया। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से कैलेंडर का एक प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप क्लास को ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके सारी समस्याओं का समाधान
हो सकता है। और यहाँ पर कहा है कि हर मेहनत का फल जो होता है वह क्या होता है, वह फल मिलता है, बस धैर्य रखने की जरूरत है। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे तब तक आपको फल भी मीठा नहीं मिलेगा। और सफलता तभी मिलती है जब आप में धैर्य है। इसलिए हमने 3P का हमेशा जिक्र किया है। सबसे पहले पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। अगर पॉजिटिविटी है तो उसके बाद आपका पावर, तब आप में क्या आएगा, पावर आएगा, आपको ऊर्जा आएगा। और फिर आपका पेशेंस, तब आएगा आपका धैर्य, और तभी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसलिए कहा है हर मेहनत का फल मिलता है, बस धैर्य रखने की जरूरी है। तो जिसके पास धैर्य है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाता है और उसी को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, कुछ नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी और कुछ नए क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।